गुड आफ्टरनून. चलो शाल वी स्टार्ट. काय आलं तुमचं प्रोग्राम कॅन्सल झालं? चलो शाल वी कंटिन्यू देन. So we were discussing demand for money, right? What do you mean by demand for money? Demand for money means आप कितना कैश होल्ड कर रहे हो, that much you are demanding money, right? The amount of cash what you are holding, that much you are demanding as a money, right? So this demand for money will be influenced or affected by some of the factors. As an example, income level. जब आपका इनकम इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर भी राइज होगा, एंड अगर एक्सपेंडिचर राइज हो रहा है तो यू नीड टू होल्ड मोर मनी, राइट? देयरफॉर डिमांड फॉर मनी विल राइज. सिमिलरली अगर प्राइस लेवल राइज हो रहा है तो अगेन your expenditure will rise, and as expenditure is rising, your demand for money, the amount which you need to hold money, will rise. So these two things, income and price level, are directly related with the demand for money. As and how these two elements increases, demand for money will rise. Interest rate, whenever the market interest rate is increasing, that time you won't be holding money. Instead आप invest करोगे जहां से आपको income मिलेगा, right? But instead अगर interest rate is decreasing, or we can say suppose it is very low, तो कोई point नहीं बनेगा वहां पे invest करके, right? Because the amount of return what you will be getting will be very nominal. So instead you will be holding more money, right? So whenever interest is higher, आप invest करोगे as compared to your holding of money. So in that case demand for money will decline, and when interest rate is low तो कोई means you won't be investing as such, तो यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा होल्ड करोगे, right? So here there is an inverse relationship between interest rate and demand for money, right? So now we need to start some of the theories. Theories relating to demand for money. Some of the basic theories are there: pre-Keynesian and post-Keynesian. So pre-Keynesian में there are three theories. First is classical approach. Classical approach or the quantity theory of money. So it was been given by Fisher. Okay, so this was first time जब हम demand of money के ऊपर कोई theory हमने लिखी थी. Okay, so Fisher in Yale University in his book Purchasing Power of Money, he has mentioned कि demand of money किस तरह से होनी चाहिए. Now how demand for money is been given in this theory? As per this theory, it is said कि जितना आपका डिमांड होगा उतना ही मनी सप्लाई होगा. Okay. और वी कैन से जितना सप्लाई हो रहा है उतना हम डिमांड करेंगे. सो एज पर दिस थ्योरी फिशर पर्सन सेज कि जो आपको होल्ड करना है मनी, होल्डिंग ऑफ मनी इज नथिंग बट डिमांड ऑफ मनी. तो जितना आपको ट्रांजैक्शन एक्सपेंडिचर करना है या ट्रांजैक्शन पर्पज से यू वांट टू डू एक्सपेंडिचर, तो उतना आप मनी होल्ड करोगे. एज एन एग्जांपल, सपोज अगर मेरा इनकम है 1 लाख रुपए. ओके, अब 1 लाख में से मेरा एक्सपेंडिचर है 80,000. टोटल एक्सपेंडिचर से इज 80,000. तो दिस शुड बी डिमांड फॉर मनी, क्योंकि इतना मेरे पास कैश होना चाहिए, राइट? सो दिस विल बी डिमांड फॉर मनी, एंड दिस डिमांड फॉर मनी विल बी सप्लाइड इन द इकोनॉमी, राइट? अब इसको एक्सप्लेन कैसे किया है? एज पर दिस थियरी इट इज सेड कि से एक जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी इज 20. ओके, जनरल प्राइस लेवल मतलब जो हमें यहाँ पे ट्रांजैक्शन के लिए खर्च करना है, एन नंबर ऑफ कमोडिटीज आप परचेस करोगे, तो हो सकता है एक कमोडिटी 100 रुपीज वाली है, दूसरी कमोडिटी 50 रुपीज वाली है, तो तीसरी कमोडिटी 10 रुपीज वाली है. तो जस्ट ऑन एन एवरेज हम सारे कमोडिटीज का एवरेज निकालेंगे बेस्ड ऑन क्वांटिटी. तो सपोज ऑन एन एवरेज जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी इज ₹20. ओके, एंड से नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस मींस मल्टीपल डिफरेंट कमोडिटीज हम परचेस करेंगे. सपोज टोटल देयर आर 50 transactions which has taken place. Okay, तो 50 ट्रांजैक्शन मींस से फॉर एग्जांपल 5 ट्रांजैक्शन ऐसे जहां पे मैं 100 रुपए खर्च कर रहा हूं, 10 ट्रांजैक्शन ऐसे जहां पे मैं 50 रुपीज खर्च कर रहा हूं,
तो इसका जो एवरेज आउट लेंगे दैट इज 20 रुपीज, ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैपेंड इज 50। तो टोटल मेरा एक्सपेंडिचर कितना होगा, टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा 20 इंटू 50, 50 टाइम्स मैंने 20 रुपीज के कमोडिटीज परचेज किया हुआ है, तो 50 इंटू 20 कितना आएगा 1000। दिस विल बी डिमांड फॉर मनी, okay. Now as this much money I have to hold, there should be that much supply of money, right? अब supply of money determine कैसे होगा, first of all here we are considering actual cash available in the economy। यहां पे अगर हम टोटल इकोनॉमी की बात करें, सो टोटल इकोनॉमी में कंसिडरिंग ऑल द प्रोडक्ट्स, सपोज 1000 रुपए खर्च हो रहा है, ओके, तो एक्चुअल कैश क्या 1000 रुपए होना जरूरी है, आंसर इज नो। एक्चुअल कैश से फॉर एग्जांपल यहां पे सिर्फ 200 होगा, दिस इज एक्चुअल मनी विच इज अवेलेबल। देन देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज वेलोसिटी, यहां पे वेलोसिटी होगी 5। व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी, से अगर मुझे से 500 रुपए मिल रहा है, कैन वी से दिस इज अ मनी सप्लाई, ये तो मनी मार्केट में फ्लो हो रहा है, राइट। अब 500 रुपए मैं जब लूंगा तो क्या पूरा का पूरा मैं कैश घर में रखूंगा, आंसर इज नो। उसमें से फॉर एग्जांपल 100 रुपए मैं मेरे पास रखूंगा, 400 रुपए मैं खर्च करूंगा। सपोज मैं कोई आपसे प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूं, तो दैट 400 विल बी नाउ ट्रांसफर टू यू, राइट। तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई कितना हुआ 900, राइट। एक्चुअल कैश कितना था 500, राइट। बट देन व्हेन मनी इज सर्कुलेटिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, द एक्चुअल सप्लाई ऑफ मनी विल बी इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे मुझे 500 मिला तो मनी सप्लाई 500 बना, मैंने जब खर्च किया आपको 400 रुपए दिया तो मनी सप्लाई कितना हुआ 400। सपोज आप 400 में से, आप 400 में से 100 रुपए, आप 400 में से सपोज 100 रुपए खर्च सेविंग करोगे, 300 रुपए आप किसी थर्ड पर्सन को दोगे, तो एक्चुअल मनी सप्लाई कितना हो रहा है यहाँ पे 1200। आर यू गेटिंग? तो सपोज लाइकवाइज एक्चुअल मनी सप्लाई इज 1500, एक्चुअल कैश अवेलेबल कितना है इकोनॉमी में सिर्फ 500, लेकिन मनी सप्लाई फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन सर्कुलेशन में जो हो रहा है उसको हम मनी सप्लाई कहेंगे, तो दिस इज 1500, राइट। तो कैन आई से द वेलोसिटी ओवर हियर इज 3 टाइम्स। आर यू गेटिंग? जो मनी सप्लाई एक्चुअल जो आरबीआई मेजर करेगी, दैट इज द टोटल मनी इन द सर्कुलेशन, नाउ फ्रॉम वन पर्सन इट विल बी ट्रांसफर टू अनदर पर्सन, ओके। सो जो एक्चुअल मनी सप्लाई होता है that is a wider concept, and actual availability of cash is a smaller concept, because multiple times money will be revolving from one person to another person, actual money supply यहाँ पे ज्यादा दिखेगा, okay। So here actual cash availability is 200 and velocity will be 5, so here total money supply will be 1000 only, okay। So जितना मनी सप्लाई उतना हम डिमांड करेंगे, दिस इज द बेसिक प्रपोजिशन। मतलब ये पर्सन क्या कह रहा है कि जितना मनी सप्लाई मार्केट में अवेलेबल है उतना हम पूरा का पूरा खर्च करेंगे, ओके। यहाँ पे टोटल 1000 इज मनी सप्लाई, राइट। तो वी विल बी एक्सपेंडिंग टोटल 1000 रुपीज, तो उतना हमें डिमांड करना है मनी, ओके। तो यहाँ पे ये जो थ्योरी है, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन एनी सेविंग्स एज सच, ओके। सो व्हाट दे आर सेइंग इज कि इकोनॉमी में जितना मनी सप्लाई उतना हमें खर्च करना है, एंड वो खर्च करने के लिए अपने पास कैश अवेलेबल होनी चाहिए, सो दैट इज अ डिमांड फॉर मनी। हैव यू अंडरस्टूड? सिमिलरली here further they have added one more thing. Suppose total demand for money is 1000, okay, and actual supply of money was 500, but उसमें से suppose हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट कर लिए 100, तो अब इकोनॉमी में सर्कुलेशन में कितना पैसा होगा 400, एंड वेलोसिटी कितनी है 5, सो 400 इंटू 5 कितना होगा, अर्लियर कितना था 500 इंटू 3 था क्या, ओके। नहीं, यहाँ पे 200 मैंने कंसिडर किया था ना। सो सपोज 200 वाज अ मनी सप्लाई, एंड उसमें से हमने 50 रुपीज बैंक में एज अ सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट किया हुआ है, राइट। तो ये ऑलरेडी नो कि सेविंग मतलब इट इज कंसिडर्ड टू बी एन व्हाट वी कैन से लीकेज फ्रॉम द इकोनॉमी। तो यहाँ पे खर्च कितना होगा, अभी 150 खर्च होगा, राइट। सो 150 इंटू 5 दैट इज 750 विल बी मनी सप्लाई। बट बैंक क्या करेगा, ये जो 50 रुपए आपने सेविंग रखा है, इन सम ऑफ अदर फॉर्म वो लोन एज अ डिसबर्स करेगा इकोनॉमी में, राइट। एंड ये लोन अगेन सर्कुलेट होगा इन डिफरेंट हैंड्स ऑफ पर्सन, राइट। तो सपोज ये 50 इंटू 5 टाइम्स, अगेन इट विल बी सर्कुलेटिंग
So this will be again brought into your economy. So this 750 plus 250 will be total supply. उतना हम डिमांड करेंगे फॉर योर एक्सपेंडिचर. मतलब ये थ्योरी बस इतना कह रही है कि जितना मनी सप्लाई उतना डिमांड होना चाहिए, क्योंकि उतना आपको खर्च करना है. सेविंग वगैरह कुछ करना नहीं है. सेविंग भी अगर आप कर रहे हो तो दैट विल बी एंटरिंग इनटू अ सर्कुलेशन ऑफ मनी ओनली. ओके, सो हियर basically the formula given is mv is equal to pt. mv means it is a money supply or money available in the economy into velocity. velocity मतलब number of times कितना circulate हो रहा है इकोनॉमी में. and this p means general price level, or we can say on an average price level into number of transactions. So this will be determining my money demand, and this is nothing but money supply. Okay, here and further second formula what they have given is mv, that is अपने second example में 750 into हमने 150 into 5 किया plus m dash v dash. अब m dash v dash क्या है? That m dash is the money which is deposited into bank and v is the velocity of that money which is circulating in the economy. This will be equal to pt. So this both will again cumulatively called as money supply only. Have you all understood? तो आपके नोट्स में जहां पे mv is equal to pt लिखा है, ये mv क्या है? This is money supply लिखिए वहां पे. And pt क्या है? This is demand for money. तो थ्योरी ने ज्यादा कुछ दिया नहीं है सच, सिंपली दे आर स्टेटेड कि जितना मनी सप्लाई उतना हम डिमांड करेंगे खर्च करने के लिए. ओके, एंड मनी सप्लाई कैन बी ऑफ टू थिंग्स. वन इज एक्चुअल मनी इन सर्कुलेशन एंड दूसरा बैंक से हो करके जो सर्कुलेशन में आ रहा है इन फॉर्म ऑफ लोन्स, दैट विल बी ऑल्सो मनी सप्लाई. तो सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट देखिए, mv मतलब क्या है? m means total amount of money in circulation and v means transaction velocity in circulation. P is the average price level and T is the total number of transactions. And similarly, further it was extended where this M dash and V dash is the amount of credit money and circulation of credit money. जब वो पैसे saving account में जाएगा तो it will be given in to economy in form of loan only. Okay, so again this will be nothing but money supply only. बस इतना ही दिया है first theory में. Okay, have you understood this part first of all? Now second theory. अब second theory में एक पार्ट हमने ऐड किया है. बेसिकली जब ये क्लासिकल थ्योरी आई थी, फिशर की थ्योरी, उन्होंने क्या कहा था कि जितना सप्लाई कर रहे उतना मनी डिमांड होगा. और डिमांड किस रीजन से होगा? एक्सपेंडिचर पर्पस के लिए होगा. तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में देयर वर सेवरल इकोनॉमिस्ट जिन्होंने क्रिटिसाइज किया. उन्होंने ये कहा कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है that only will not be the demand for money. क्योंकि अर्लियर थियरी में बस इतना कहा था कि जितना सप्लाई उतना पूरा का पूरा हम खर्च करेंगे. Now here this economist from Cambridge University they are saying कि हम डिमांड करेंगे फॉर एक्सपेंडिचर प्लस हमें सेविंग भी करना होगा. सेविंग इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट. बैंक अकाउंट में सेविंग मतलब क्या? इट इज एज गुड एज कैश अवेलेबल ओनली. तो वी हैव टू मेक एन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो. तो जो डिमांड फॉर मनी है दैट विल बी द एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट, also you have to do some investment, and this both depend upon your income. Okay, so कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ये क्रिटिसाइज किया कि जो मेरा इनकम है मैं पूरा का पूरा खर्च नहीं करूंगा, जो मेरा मनी सप्लाई पूरा का पूरा खर्च नहीं होगा. तो जो मेरा मनी इनकम है उसके बेसिस पे मेरा एक टारगेटेड रहेगा कि जो मेरा इनकम से फॉर एग्जांपल 1 लाख है, सिर्फ 40% मैं उसमें से खर्च करूंगा 40,000. रिमेनिंग अमाउंट आई विल बी सेविंग और सम अदर इन्वेस्टमेंट्स आई विल बी डूइंग. राइट, तो हियर 40,000 अगर मुझे खर्च करना है तो 40,000 का मुझे डिमांड करना होगा. मींस दैट मच मनी आई शुड बी होल्डिंग. राइट, सो हियर इट इज सेड कि डिमांड फॉर मनी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम. सो फॉर्मूला गिवन इज K into PY. PY मतलब क्या है? मेरा नॉमिनल इनकम है. एंड K मीन्स इट इज अ स्टैंडर्ड प्रपोर्शन. जो आपका इनकम आएगा उसमें से एक परसेंटेज आप एक्सपेंडिचर करोगे. नॉर्मली एक कॉमन प्रिंसिपल होता है कि वेन एवर यू आर अर्निंग उसमें से हमने एक टारगेट सेट किया रहता है कि हाँ इतना खर्च करना है, इतना सेव करना है. ओके, तो सपोज मेरा टारगेट है कि 60% मैं सेव करूंगा, 40% मैं खर्च करूंगा. ओके,
तो सपोज इनकम इज 1 लाख, तो मुझे खर्च करने के लिए पैसे कितने रिक्वायर्ड होंगे? 40,000। तो आई शुड बी होल्डिंग 40,000 कैश मनी विथ मी। तो डिमांड फॉर मनी कितना होगा? 40,000। तो हियर डिमांड फॉर मनी इज डिटरमाइंड बाय my income level and how much proportion of it I'll be spending for transaction purpose and remaining amount I'll be saving. तो अर्लियर उन्होंने कहा कि जितना इनकम है पूरा का पूरा खर्च करना है, सो वॉट एवर इज द सप्लाई दैट मच विल बी द एक्सपेंडिचर। यहाँ पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो इकोनॉमिस्ट है, वो प्रोफेसर पीसी पिगू जो थे, एंड प्लस एन नंबर ऑफ अदर पर्संस वेर देयर इन्वॉल्व। सो दे सेड कि पूरा का पूरा हम खर्च नहीं करते, वी have one proportion and we expend in that proportion, उतना हम डिमांड करेंगे। ओके, सो विल रीड, money increases utility in following two ways. One is enabling the possibility of split up of a sale and purchase in two different points of time rather than being a simultaneous. मतलब जो मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में टाइम गैप हो सकता है। सो सपोज आज मैंने सेल किया, आज मुझे पैसे आ रहे, क्या जरूरी क्या इमीडिएटली मुझे खर्च करना है? आंसर इज नो, राइट। इट मे बी पॉसिबल कि मैं आगे जाके खर्च करूं, या जब मैं परचेस कर रहा हूं तो क्या इमीडिएटली मुझे सेल करना चाहिए? जरूरी नहीं। अर्लियर बार्टर एक्सचेंज में इट वाज देयर, बट व्हेन मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आज मैं परचेस कर सकता हूं, पेमेंट में फ्यूचर में कर सकता हूं जब मेरा सेल से पैसे रिकवर होंगे। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड, दे सेड कि यू शुड बी हैविंग सम फंड्स फॉर हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। व्हाट डू यू मीन बाय हेज? हेजिंग मतलब क्या? सुना रहेगा ना ये वर्ड, फाउंडेशन में है ये वर्ड। व्हाट डू यू मीन बाय हेजिंग? एग्जैक्टली, हाँ प्रांजल, मिनिमाइजिंग द रिस्क ना। हाँ, सो हेजिंग मीन्स मिनिमाइजिंग रिस्क। तो बेसिकली जो अपना इनकम हो रहा है उसमें से पार्ट अमाउंट हम एज अ हेज या रिस्क कम से कम करने के लिए सम फंड्स विल बी मेंटेनिंग एंड रिमेनिंग फंड विल बी इनकरिंग फॉर एक्सपेंडिचर। ओके, सो जब भी आप इनकम कमाओगे, एक स्टैंडर्ड आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करोगे ना, व्हेनेवर यू विल बी अर्निंग इनकम, एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा आपका कि लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए आप और रिटायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो अमाउंट सेव करके रखोगे। से माइट भी आपको कोई कमिंग टाइम में से 2-3 इयर्स में खर्च करना रहेगा, से गाड़ी परचेस करनी है, घर कंस्ट्रक्ट करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसके लिए सेव करेंगे। तो वी विल बी हैविंग वन पोर्टफोलियो। ओके, एक्चुअली नॉर्मल एक प्रिंसिपल होता है कि जो इनकम होता है उसमें से खर्च करने के बाद आप सेव करते हो, बट इनिशियल पीरियड में योर टारगेट शुड बी सच कि जो इनकम कमा रहे हो उसमें से आपका स्टैंडर्ड पहले सेविंग रेशियो होना चाहिए, एंड रिमेनिंग अमाउंट में से आप जो भी आपके खर्च है वो एडजस्ट करने चाहिए। ओके, सो दैट यू कैन बिल्ड वन पोर्टफोलियो। तो आगे जाके क्या होगा, जब आपका पोर्टफोलियो प्रॉपर्ली डिजाइन होगा तो इवन इफ यू आर नॉट अर्निंग, ये पोर्टफोलियो आपको इनकम जनरेट करके देगा। ओके, बट दैट इज द एडिशनल थिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। कमिंग बैक टू दिस थ्योरी सेज कि for hedging, for minimizing of risk, you have to have some funds. Okay, since purchase and sale does not take place simultaneously, money needs about, मतलब household purpose के लिए money is required. Okay, and as it gives utility in the store of wealth and precautionary modes, one can say money is demanded in itself. So quantity of money demanded depends partly on income and partly on other factors, which important ones are wealth and interest rates. So Cambridge equation is stated as, first of all इन्होंने ये कहा कि K into PY, PY means your nominal income. Nominal income depend करेगा आपका average price level and real national income, means actual income and उसका price level, उसके बेसिस पे आपका टोटल नॉमिनल इनकम डिसाइड होगा, एंड उसका एक परसेंटेज हम सेट करके रखेंगे, उतना हमें खर्च करना है, एंड दैट मच मनी विल बी डिमांडेड। ओके, so term K in above equation is called as Cambridge K. The equation above explains that demand for money equals to K proportion of total money income, right? तो यहां पे आप एग्जांपल लिख सकते हो, से यही पे लिख सकते हो, नॉमिनल इनकम is rupees 10,000 and proportion of expenditure, that is K, say 0.60. so money demand कितना होगा? 0.60 into 10,000, that is 6,000. इतना अमाउंट आपको खर्च के लिए लगेगा, उतना अमाउंट हम होल्ड करके रखेंगे। ओके, तो से अगर आपको एग्जाम में नियो क्लासिकल अप्रोच
या कैम्ब्रिज अप्रोच पे क्वेश्चन आता है तो व्हाट पॉइंट्स विल बी राइटिंग? फर्स्ट पॉइंट विल बी राइटिंग दिस, मनी इंक्रीजेस यूटिलिटी इन फॉलोइंग वेज. सेकेंड पॉइंट आपको ये एक्सप्लेनेशन लिखना है, सिंस परचेस एंड सेल will be done at different times, हमें funds required होंगे, about मतलब for household purpose the funds will be required. Okay, and then third will be writing this formula. Okay, so 3 points आपको लिखना है. Next part, Keynesian theory of demand for money. Now what this theory says, डिमांड फॉर मनी मतलब क्या, मुझे कितना होल्ड करना है मनी, राइट? सपोज मेरा टोटल इनकम है 1 लाख. ओके, अब 1 लाख में से मुझे ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए, डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए कुछ ना कुछ तो खर्च करना होगा, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर ट्रांजैक्शन एक्सपेंडिचर मींस इट कैन बी एन नंबर ऑफ एक्सपेंडिचर. हो सकता है कि मेरा बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंडिचर हो, बिजनेस एक्सपेंडिचर जैसे कि फॉर एग्जांपल रेंट हो सकता है, सैलरी हो सकता है. देन माय पर्सनल एक्सपेंडिचर, घर चलाना होता है, सम पर्सनल खुद के ऊपर खर्च करना होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, तो सपोज आई एम एक्सपेक्टिंग कि एवरी मंथ 55,000 मुझे खर्च करना है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास 55,000 कैश में होने चाहिए, राइट? जो मेरा ट्रांजैक्शन एक्सपेंडिचर है, फॉर दैट आई शुड बी होल्डिंग दैट मच मनी मिनिमम, राइट? प्लस फॉर प्रिकॉशनरी पर्पज, प्रिकॉशनरी मोटिव और प्रिकॉशनरी पर्पज, जब भी आप कोई इनकम कमाते हो एक मिनिमम इमरजेंसी फंड हम रखते हैं, राइट? सो दैट अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए, दैट टाइम आपके पास लिक्विड फंड्स होने चाहिए. ओके, तो ऑलवेज व्हेन यू विल बी आल्सो अर्निंग, यू शुड बी हैविंग दैट लिक्विड फंड्स, राइट? जब भी आप पोर्टफोलियो डिजाइन करोगे तो पोर्टफोलियो आपका इस तरह से होना चाहिए कि एक लॉन्ग टर्म सेविंग्स, एक मिडिल टर्म सेविंग्स एंड एक लिक्विड फंड्स होने चाहिए. ओके, सो प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए और सिंपल वर्ड्स में इमरजेंसी के लिए आपके पास लिक्विड फंड्स होने चाहिए, राइट? अब ये लिक्विड फंड्स कितना आपको मेंटेन करना है, दैट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन. कि इमरजेंसी के लिए अगर मुझे लगता है कि हाँ 1 लाख में से मैं अगर 15,000 हर मंथ में कैश रखूं फॉर इमरजेंसी फंड, दैट मच इज सफिशिएंट. ओके, सो हियर आई विल बी मेंटेनिंग 15,000 as emergency or liquid funds. Just as an example, last 2-3 years अपना लॉकडाउन हुआ था, राइट? तो उसके पहले 2018-19 में मैंने घर कंस्ट्रक्ट किया था, तो मेरा जितना भी सेविंग था सीए होने के बाद, जो भी मैंने सेव किया था, तो पूरा का पूरा मेरा घर में खर्च हुआ. ओके, बजट था कुछ तो 50 लाख तक खर्च करना, लेकिन दैट इंक्रीज टू 65 लाख. ओके, एंड जो सेविंग था वो पूरा का पूरा खर्च हुआ. आई वाज अंडर इंप्रेशन कि हाँ ठीक है, अभी जो मेरा सेविंग भले खर्च हो रहा है, इवन इफ माय सेविंग विल गेट जीरो, तो आगे जाके तो इनकम कमाना है, राइट? एंड देन आफ्टर एक्सपेंडिंग ऑल दिस अमाउंट 2019-20 में तो लॉकडाउन हुआ, राइट? एंड दैट टाइम ग्रेजुअली द इनकम रिड्यूस्ड, राइट? तो हुआ यू कि उस टाइम भले मतलब मार्केट में भले मेरे पैसे इन्वेस्टेड थे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड थे. अब घर कंस्ट्रक्ट करते टाइम स्टॉक मार्केट से तो पैसे निकाल नहीं सकते. जब हमने सेविंग किया था, जब मैंने सेविंग किया था, तो एड 2 ऑप्शंस, एक तो एफडी था जो लिक्विड फंड्स होंगे जो घर कंस्ट्रक्ट के लिए लगेंगे, एंड दूसरा हुआ स्टॉक मार्केट. ओके, तो स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट किया था वो सारे लॉस में चल रहे थे क्योंकि कोविड की वजह से मार्केट तो नीचे था, राइट? एंड इवन घर कंस्ट्रक्ट करते टाइम भी नॉर्मली हम स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्ट करते तो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आप इन्वेस्ट करते हो, तो वो पैसे मैंने निकाले नहीं थे. एंड आई वाज अंडर अजम्पशन कि हाँ फ्यूचर में इनकम होगा तो उससे हम लिक्विड फंड मेंटेन करेंगे. एंड कोविड के टाइम इतना एक्चुअल इनकम हुआ नहीं. ओके, स्टॉक मार्केट तो लॉस में चल रहा था, तो एसेट सेल करके, शेयर सेल करके तो पैसे नहीं अर्न कर सकते, एंड बाकी के सेविंग्स तो पूरे के पूरे घर में ब्लॉक थी. सो दैट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेस लिक्विडिटी क्राइसिस. मतलब खर्च करना हो तो लिक्विड फंड्स है ही नहीं, भले स्टॉक मार्केट में पैसे है लेकिन स्टॉक मार्केट से सेल कर नहीं सकते. सो दैट टाइम आई रियलाइज कि एज अ इमरजेंसी फंड आपके पास एक बेसिक अमाउंट लिक्विड फंड्स में होने चाहिए. सो सिंस देन नाउ आई एम मेंटेनिंग एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लिक्विड फंड्स जो मैंने बैंक में लॉकर में रखा है.
in any of the cases I won't be withdrawing that amount. Extreme अगर मेडिकल जैसे कोई इमरजेंसी हो, that time only I'll be withdrawing. Okay, मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, because आगे जाके आप जब सीए होंगे तो you have to maintain a portfolio. So always remember एक liquid funds का होना जरूरी है. Now what we think कि जब आप liquid funds maintain करोगे उसके ऊपर तो हमें इंटरेस्ट मिलता नहीं है, राइट? जो मैंने फंड्स अमाउंट कैश में लॉकर में रखा है उसके ऊपर तो मैं इंटरेस्ट सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, राइट? बट देन to some cases even if you are sacrificing that interest amount, liquid funds होना जरूरी है. Okay, so here as per this theory also it says कि आपको जो funds maintain करने हैं उसमें एक तो आपके खर्च के लिए maintain करना है प्लस इमरजेंसी फंड के लिए आपको मेंटेन करना, दैट इज अ प्रिकॉशनरी मोटिव. ओके, एंड थर्ड पार्ट, फॉर स्पेक्युलेटिव मोटिव आल्सो you should be having some funds. Means sometimes there is an opportunity created. अगर हम स्टॉक मार्केट का एग्जांपल ले, से डीमार्ट का आईपीओ है, ओके, एंड यू ऑलरेडी नो डीमार्ट का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है. सो एवरीवन वाज प्रीटी श्योर कि अगर हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट वैल्यू डेफिनेटली विल इंक्रीज, राइट? तो आईपीओ से फॉर एग्जांपल एक्चुअल में था 15,000, सपोज आईपीओ की वैल्यू थी 50,000, तो मेरे पास अब 50,000 कैश होना जरूरी है, राइट? अगर उस टाइम मेरे पास पैसे ना हो तो आई विल बी लूजिंग दैट अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी, right? So similarly every now and then there will be several opportunities which will be arising. Okay, तो based on your speculation आपका अगर अंदाजा है कि आज अगर मेरे पास 50,000 होते तो इन कमिंग टाइम आई वुड हैव अर्न 1 लाख 2 लाख और मोर देन दैट, क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता. अगर से लक अच्छा हो तो या मनी विल गेट डबल ट्रिपल इन विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. डीमार्ट के केस में ऑलमोस्ट 2 साल हुआ रहेगा आईपीओ आकर के, एंड जब आईपीओ आता 300 रुपए आईपीओ था, अब उसकी प्राइस चल रही है 4,600. So how many times? Almost 15 times within 2 years. Okay, so this much wealth it can be increased. तो ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए आपके पास उस टाइम फंड्स होना जरूरी है. So for speculative motive, whenever there are opportunities arising, तो अपॉर्चुनिटीज टैप करने के लिए आपके पास सम फंड्स होना जरूरी है, राइट? सो एज पर दिस स्कीम्स ही सेज कि से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 15,000 मेंटेन कर रहे हैं, तो एज पर दिस स्कीम्स ही सेज कि 55,000 आपके खर्च के लिए, 20 से 15,000 सपोज आपके प्रिकॉशनरी या इमरजेंसी फंड के लिए, टोटल कितना हुआ 70 एंड 20 मतलब 90,000 तो मुझे होल्ड करना है मनी. ओके, सो दिस विल बी माय डिमांड फॉर मनी. ओके, एंड दिस स्पेकुलेशन मोटिव डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट रेट, मार्केट इंटरेस्ट रेट. तो इंटरेस्ट रेट कैसे इन्फ्लुएंस करेगा बाद में समझेंगे, पहले तो बेसिक थ्योरी समझते हैं. ओके, सो एज पर दिस थ्योरी आपका डिमांड फॉर मनी विल बी डिपेंडेंट ऑन 3 पार्ट्स. वन इज ट्रांजैक्शन पर्पस और ट्रांजैक्शन मोटिव, सेकंड इज प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव. ओके, आई विल कम टू थ्योरी. ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू थ्योरी होना चाहिए. According to Keynes, people hold money in cash for 3 motives: transaction motive, precautionary motive and speculative motive. अब transaction motive मतलब क्या? For your day-to-day expenditure. So transaction motive for holding cash relates to need for cash for current transactions for personal and business exchange. सो यहाँ पे सारे एक्सपेंडिचर, वेदर इट इज योर बिजनेस एक्सपेंडिचर और पर्सनल एक्सपेंडिचर, उसके लिए आपके पास फंड्स होने जरूरी है. सो कीन्स डिड नॉट कंसीडर ट्रांजैक्शन बैलेंस एज अफेक्टेड बाय इंटरेस्ट रेट. द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लेवल ऑफ इनकम. ऑब्वियसली जो आपके खर्च है क्या इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड करेंगे. से अगर मुझे रेंट पे करना है, सैलरी पे करनी है, घर का सपोज ईएमआई पे करना है, तो भले मार्केट में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिख रही है मुझे और इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीजिंग, वहां पे मैं इन्वेस्ट करूं तो इंटरेस्ट रेट मिलेगा, बट कैन माय ट्रांजैक्शन एक्सपेंडिचर विल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरेस्ट रेट? वो तो मुझे पे करना ही है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट ऊपर हो या नीचे हो, दैट विल बी पेड. सो हियर इट इज सेड कि इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द इंटरेस्ट रेट. ओके, सो सिंपली इट सेज कि transaction demand for money will be dependent on your income only. Okay, so Y is earnings and K again is the ratio of earnings which will be kept for transaction purpose. The same concept. Second, precautionary motive. Unforeseen, unpredictable contingencies involve money payment occur in our day-to-day life. So amount of money demanded under precautionary motive depends on size of income, prevailing economic as well as political conditions and personal characteristics of individuals, such as optimism, pessimism,
फार साइटेडनेस एक्सेट्रा. मीन्स इफ ही इज ऑप्टिमिस्टिक कि हाँ मुझे कोई इमरजेंसी आएगी नहीं, तो ही विल बी मेंटेनिंग वेरी लेस अमाउंट फॉर इमरजेंसी फंड्स. बट इफ ही इज पेसिमिज्म कि एवरी नाउ एंड देन ही इज थिंकिंग हाँ मैं बाहर जाऊंगा तो कोई आकर के गाड़ी ठोक देगा, या कोई उल्टा ही सोच रहा है, ठीक है, तो एवरी नाउ एंड देन ही विल बी मेंटेनिंग वेरी हाई अमाउंट ऑफ इमरजेंसी फंड. ओके. फार साइटेडनेस, फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोच रहा है, तो अगर फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोच रहा है तो ही विल बी मेंटेनिंग मोर फंड्स विथ हिम. ओके. So Keynes regarded precautionary balance just as a balance under transaction motive as income elastic and by itself not very sensitive. मतलब precautionary motive will not be depending on your income. आपको जो फंड मेंटेन करना है वो तो कम से कम आपका फंड मेंटेन होना चाहिए फॉर इमरजेंसी पर्पस. ओके. स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी. सो हियर स्पेक्युलेटिव डिमांड मींस कोई अपॉर्चुनिटी अगर अराइज हो रही है तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, राइट. तो स्पेक्युलेटिव मोटिव रिफ्लेक्ट्स पीपल्स डिजायर टू होल्ड कैश in order to be equipped to exploit any attractive investment opportunity requiring cash expenditure. It is implicit in Keynes' theory that rate of interest I is really the return on bonds. ये return में space थोड़ा सा हुआ है, वो adjust कर लो. Return on bonds. तो basically यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट के लिए बॉन्ड्स अज्यूम कर रहे हैं. इट कैन बी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इट कैन बी अदर बॉन्ड्स. सो वी आर अज्यूमिंग एज अ बॉन्ड्स एज एन जस्ट वन एलिमेंट फॉर कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट. ओके. सो कीन्स अज्यूम दैट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मनी इज जीरो. मतलब अगर आप कैश में होल्ड करोगे तो क्या इसके ऊपर कोई रिटर्न मिलेगा? आंसर इज नो, उसके ऊपर कोई नहीं मिलेगा. लेकिन जब आप इन्वेस्ट करोगे यू विल बी गेटिंग सम रिटर्न. ओके. व्हाइल एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन बॉन्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स, इंटरेस्ट पेमेंट एंड कैपिटल गेन्स. शेयर्स में भी जब आप इन्वेस्ट करते हो तो डिविडेंड एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन होता है. सिमिलरली जब आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करोगे, से 100 रुपीज आप इन्वेस्ट कर रहे हो, सो ऑन दिस 100 देयर आर टू एक्सपेक्टेड रिटर्न्स. एक होगा इंटरेस्ट, से फॉर एग्जांपल 8% मार्केट इंटरेस्ट रेट है तो आपको 8 रुपए मिलेंगे, एंड प्लस इट इज एक्सपेक्टेड कि फ्यूचर में 120 प्राइस होने वाली है तो 20 रुपीज विल बी योर कैपिटल गेन्स, राइट. सो इंटरेस्ट एज वेल एज योर कैपिटल गेन्स, दिस इज योर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, राइट. मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स एंड मार्केट इंटरेस्ट रेट आर इनवर्सली रिलेटेड. ये अंडरलाइन करो. मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स एंड इंटरेस्ट रेट आर इनवर्सली रिलेटेड. डू यू एग्री? इंटरेस्ट रेट एंड मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स आर इनवर्सली रिलेटेड. डू यू एग्री? Actually you have to agree, but then is it justified? Do you feel it is justified? अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड की वैल्यू नीचे आएगी, एंड मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट कम आ रहा है तो बॉन्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी. बेसिकली बॉन्ड की वैल्यू डिटरमाइन कैसे होती है? एग्जांपल, सपोज मेरी कंपनी है, मैं बॉन्ड इशू कर रहा हूं, ओके, एंड मैंने आपसे कहा कि मैं आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको 10 रुपए एज अ रिटर्न पे करूंगा, ओके, एंड यू वेंट इन द मार्केट, आपने एक्चुअल मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक किया तो ऑन एन एवरेज किसी भी इन्वेस्टमेंट में 10% आपको मिलना चाहिए. ओके. सो मार्केट इंटरेस्ट रेट इज 10%. मैक्सिमम आप कितना इन्वेस्ट करोगे मेरी कंपनी में, या बॉन्ड के लिए कितना इन्वेस्ट करोगे आप? मैक्सिमम. सिंपल कैलकुलेशन है. अगर आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे 10% से 10 रुपए मिलना चाहिए तो इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 100 रुपीज, बराबर ना. सो दिस विल बी द बॉन्ड वैल्यू. आई हैव टू सेल एट 100 रुपीज. अगर मैं 100 रुपीज पे सेल ना करूं, ज्यादा वैल्यू पे सेल करूं, नन ऑफ द पर्सन विल परचेस. क्योंकि सपोज अगर मैं 150 रुपए में सेल कर रहा हूं तो 150 पे 10% मतलब मिलना कितना चाहिए? 15 रुपए, और मैं दे कितना रहा हूं? 10. नन ऑफ द पर्सन विल इन्वेस्ट. ओके. सो बॉन्ड वैल्यू विल बी 100. Now suppose in coming time this interest rate rises to 15%. Okay, तो अब मार्केट वैल्यू क्या होगी? Now it will be, आपने 100 कैसे कैलकुलेट किया? 10 डिवाइडेड बाय 10%. अब मार्केट वैल्यू क्या होगी? 10 डिवाइडेड बाय 15%. जब डिनोमिनेटर राइज हो रहा है तो वैल्यू कमी आएगी, राइट. समथिंग से फॉर एग्जांपल इट विल कम डाउन टू 70. So here you can see when interest rate is rising, market value is falling. Okay, so therefore we can say market value of bonds and interest rate are inversely related, right. So first of all, do you agree now कि अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट राइज हो रहा है, बॉन्ड का तो रिटर्न सेम ही रह रहा है, so in that case
जब आप डिस्काउंटिंग करोगे मतलब डिवाइड करोगे विद द इंटरेस्ट रेट, तो वैल्यू जो आएगी दैट विल बी वन वैल्यू। लेकिन अगर आप हायर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहे हो, मींस डिस्काउंट रेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिनोमिनेटर राइज हो रहा है, तो मार्केट वैल्यू विल कम डाउन। ओके, तो अगर आपको ये एग्जांपल समवेयर नोट करना है तो यू कैन नोट, बेसिक ऑब्जेक्टिव इज कि ये जो स्टेटमेंट है ये आपको याद रखना है, मार्केट इंटरेस्ट रेट एंड द वैल्यू ऑफ बॉन्ड आर इनवर्सली रिलेटेड। तो यू कैन राइट फर्स्ट सिनारियो, रिटर्न ऑन बॉन्ड 10 रुपीज, इंटरेस्ट रेट 10%, तो वैल्यू कितना आएगा 100। एंड सेकेंड सिनारियो, ये पहले बॉक्स में लिखेंगे, सेकेंड सिनारियो अगर रिटर्न सेम रह रहा है 10 रुपीज लेकिन मार्केट इंटरेस्ट रेट हैज इंक्रीज टू 15%, तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितना रहा है वो कैलकुलेट करके आप लिख सकते हो। हैव यू ऑल अंडरस्टूड सो फार? तो अब ये जो थ्योरी है उन्होंने क्या दिया है फर्दर, कि जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे फॉर स्पेक्युलेटिव मोटिव, आपको इन्वेस्ट करना है, सो दैट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट रेट, राइट? तो इंटरेस्ट रेट रिलेटेड सम डिस्कशन इज बीन गिवन। कैन आई स्क्रॉल डाउन? देयर आर 2 points in it. First point, if a wealth holder considers कि current rate of interest is high compared to normal critical rate of interest, means what? Simple words में, market interest rate and bond interest rate. Okay, simple words में, अगर bond का rate of interest say for example 10% है, okay, and market interest rate is 8%, तो here if you are a wealth holder and you see कि बॉन्ड का रेट है 10% एंड मार्केट का अदर, इसको हम कहेंगे नॉर्मल और क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, तो क्या करना चाहिए? इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? इन्वेस्ट करना चाहिए। व्हेन यू कैन सी मार्केट में किसी भी इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न कितना मिल रहा है? 8%, वेयर एज दिस बॉन्ड इज गिविंग यू 10%। सो अगर रिटर्न हायर हो तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर मनी, will it rise or will it decrease? It will decrease ना, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो मींस आपके पास जो कैश है उसमें से आप इन्वेस्ट कर रहे हो, सो यू आर नाउ होल्डिंग वेरी लोअर नंबर ऑफ कैश, क्योंकि आप देख रहे हो कि होल्ड अप करोगे तो कोई रिटर्न तो मिलेगा नहीं। इंस्टेड इफ यू इन्वेस्ट समवेयर तो आपको जो 8% एटलीस्ट मिलना चाहिए था उससे भी ज्यादा मिल रहा है, सो इन दैट केस द डिमांड फॉर मनी विल डिक्रीज। व्हाई? बिकॉज नाउ people will not hold money, they will make more and more investment. So this is what been given to you. So first scenario, if wealth holders consider that current rate of interest is high compared to critical rate of interest, they expect fall in interest rate, that is rise in bond price. At high current interest rate, they will convert their cash balance into bonds. Now first of all, what happens? Try to understand. First scenario, I'll consider bond interest rate 10%, which is greater than normal interest rate. I'll consider 8%. Okay. Normally इक्विलिब्रियम में क्या होता है? इन इक्विलिब्रियम मार्केट इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड इंटरेस्ट रेट सेम होना चाहिए। ओके क्योंकि अगर यहाँ पे बॉन्ड इंटरेस्ट रेट है 10% एंड नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है 8%, एवरी पर्सन विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइयर है, अगर इंटरेस्ट रेट हाइयर है तो बॉन्ड प्राइस विल इट राइज और इट विल डिक्रीज आने वाले फ्यूचर में? we already seen कि there is an inverse relationship, अगर interest rate higher है तो bond price will come down. So suppose earlier you are investing 1000 and you are getting 10% return, that is 100 rupees you are getting return. अब क्या होगा? आपका value will come down, right? And on this value when you will be getting at whatever interest rate 10%, तो आपका return कितना आएगा? 80, which will be same as your normal interest rate. सो दिखने के लिए भले 10% है लेकिन उसकी वैल्यू कम आ रही है, सो इफेक्टिवली विल बी गेटिंग सेम इंटरेस्ट रेट। ओके सो व्हाट हैपेंस? फर्स्ट सिनेरियो, व्हेन बॉन्ड इंटरेस्ट रेट इज ग्रेटर देन नॉर्मल इंटरेस्ट रेट, फर्स्ट थिंग, एज इंटरेस्ट रेट इज हायर, more and more people will invest, right? Therefore demand for money will reduce. Okay, so
आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? बिकॉज यू कैन अर्न हाई रेट ऑफ रिटर्न ऑन द बॉन्ड्स, राइट? एंड they expect capital gains resulting from rise in the bond price consequent upon expected fall in the market rate of interest in future. अब here bond price either low हो जाएगी, अगर bond price same रह रही है तो in that case interest rate will go down, right? अगर equilibrium maintain करना है तो in coming future ये higher जो interest rate है that will come down to 8%, क्योंकि face value assuming it will remain same, either market value will come down और दिस कंपनी जिन्होंने बॉन्ड इशू किया हुआ है वो क्या करेंगे? इंटरेस्ट रेट नीचे लेकर के आएंगे. सो व्हेन इंटरेस्ट रेट विल कम डाउन, नाउ व्हाट विल हैपन? नाउ बॉन्ड प्राइस विल स्टार्ट राइजिंग अगेन, बिकॉज अगेन देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप. ऑलवेज रिमेंबर इक्विलिब्रियम में जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड इंटरेस्ट रेट हैज टू बी मेंटेन सेम, ओके? अदरवाइज मार्केट प्राइस विल कम डाउन. अगर मुझे प्राइस कांस्टेंट रखनी है तो क्या करना होगा? बॉन्ड की वैल्यू सॉरी इंटरेस्ट रेट मुझे लोअर करना होगा. सो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट विल हैपन? प्राइस of bond is expected to rise if it is expected that interest rate will come down. बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है इफ इट इज एक्सपेक्टेड कि वो नीचे आने वाला है तो प्राइस ऑफ द बॉन्ड विल राइज. सो यहां से मुझे कैपिटल गेन्स भी मिलेगा, राइट? देयरफॉर इट इज सेड कि आपको इन्वेस्ट ज्यादा करना चाहिए, मनी आपका होल्ड नहीं करना है, मींस डिमांड ऑफ मनी शुड कम डाउन. दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो. नाउ सेकंड सिनेरियो. If wealth holder consider current interest rate is as low, they would have incentive to hold their wealth in form of liquid cash rather than bond. तो यहाँ पे अगर बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट है 6%, whereas normal interest rate is say 8%. This is the bond rate and this is normal rate. तो first of all market में जब 8% मिल रहा है तो if bond is giving you 6%, will you be investing? Answer is no. In any way, if interest rate in these securities are low, then if you invest, तो क्या होगा? अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन एनी वे लोअर रिटर्न मिलेगा. तो अगर हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सैक्रिफाइस करके कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू शुड बी एक्सपेक्टिंग हायर रिटर्न. अगर रिटर्न भी लोअर मिल रहा है देन व्हाई एट ऑल वी शुड बी सैक्रिफाइसिंग योर एक्सपेंडिचर, राइट? तो हियर देयरफॉर इट इज सेड कि वी विल होल्ड मोर मनी. एंड first of all reason of holding more money, reason is ki market interest rate is lower, so we won't sacrifice our expenditure. And second thing, अब अगर bond का interest rate lower and market interest rate is 8%, तो in coming time interest rate will increase to bring it to equilibrium level. अगर interest rate is expected to increase तो future में bond price is expected to come down, right? तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इन एनीवे अभी मार्केट जो बॉन्ड का रेट है वो लोअर चल रहा है तो कमिंग पीरियड में इक्विलिब्रियम लाने के लिए हम इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब बॉन्ड का प्राइस लोअर जाएगा. सो सपोज आज आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया तो आगे जाके 800 रुपए आएगा, राइट? सो अगर आपने इन्वेस्ट किया देन यू विल बी इनकरिंग लॉस. सो एक तो इन एनीवे इंटरेस्ट रेट लोअर मिल रहा है एंड सेकेंड थिंग देयर विल बी कैपिटल लॉस. सो कैपिटल लॉस की वजह से हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वी विल बी होल्डिंग मोर मनी. तो यहां पे क्या होगा? डिमांड फॉर मनी विल राइज. ओके, सो फर्स्ट सिनेरियो, when bond interest rate is greater than market interest rate, the demand for money will fall. Second scenario, when bond interest rate is lower than market interest rate, now demand for money will rise, people will hold more money instead of investing. Reasons: loss suffered by way of interest foregone is small. मतलब आप इन्वेस्ट करके जो इंटरेस्ट कमा सकते थे दैट इज वेरी नॉमिनल, तो काय का हम अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सैक्रिफाइस करेंगे, राइट? सपोज अगर आप 1500 रुपया मंथली कमा रहे हो एंड आपसे कहा कि मार्केट में अगर इन्वेस्ट करो तो 25-30% रिटर्न मिलेगा, दैट टाइम यू विल थिंक कि इस मंथ में हम कोई खर्च नहीं करेंगे, 1500 पूरा का पूरा इन्वेस्ट करेंगे, तो नेक्स्ट मंथ में क्या होगा? सपोज 30% रिटर्न मिल रहा है तो 750 मिलेगा अपने खर्च करने के लिए, राइट? सो व्हेन इंटरेस्ट रेट इज हायर देयर इज एन इंसेंटिव टू इन्वेस्ट मोर. बट सपोज आपको कहा कि 5% इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है तो 1500 रुपए इन्वेस्ट भी करोगे तो 5% कितना मिलेगा? 75 रुपीज समथिंग, राइट? 1500 का 10% 150, 75 रुपीज मिलेगा. तो मुझे बताइए 75 रुपीज कमाने के चक्कर में क्या आप पूरा का पूरा 1500 रुपए इन्वेस्ट करोगे? पहले पैसे कम है एंड उसमें से मिल कितना रहा है? 75. इन दैट केस वी विल होल्ड मनी, वी वोंट इन्वेस्ट, राइट? सो दिस इज द सेकंड सिनेरियो. So loss suffered by interest foregone is very small. They can avoid capital loss that would result from anticipated increase in the interest rate.
ओके, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी लोअर चल रहा है, तो फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो बॉन्ड प्राइस विल कम डाउन, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कैपिटल लॉस. ओके, द रिटर्न ऑन मनी balances will be greater than the return on alternative assets. So better it is to hold money instead of investing in other assets. If interest rate does not increase in future, the bond price will fall and idle cash balance held can be used to buy bonds at lower price and thereby make a capital gain. जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट प्राइस इंक्रीज होगी, सपोज मार्केट प्राइस इंक्रीज नहीं हुई, देन दैट टाइम यू कैन परचेज द बॉन्ड्स. और सपोज मार्केट इंटरेस्ट रेट तो इंक्रीज हो रही है, तो अभी होल्ड करेंगे एंड फ्यूचर में जब बॉन्ड प्राइस विल कम डाउन से इट्स 100 रुपीज, दैट टाइम यू कैन परचेस. सो नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू होल्ड दैट मनी. हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? सो ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, रिलेशन रिलेटिंग टू योर इंटरेस्ट रेट एंड डिमांड फॉर मनी इज बीन गिवन. तो यहाँ पे नंबर लिखिए फर्स्ट एंड सेकेंड. Then the first case, what will happen if interest rate is higher, and second, what will happen if interest rate is lower. That is being done. ये पार्ट जस्ट आप रीड करोगे, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, विथ अंडरस्टैंडिंग वी हैव सीन. अब डिमांड फॉर मनी, यहां पे हम अगर स्पेक्युलेटिव डिमांड ऑफ मनी की बात करें, इंटरेस्ट रेट, वी हैव सीन कि व्हेन इंटरेस्ट रेट वाज हायर, डिमांड फॉर मनी वाज लोअर, क्योंकि हम इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे. And if interest rate is lower, demand for money is higher. So can we say interest rate and demand for money में inverse relationship है? Already we have discussed this point, right? And क्योंकि ये inverse relationship है, this curve will be downward sloping. Okay. Next part is liquidity trap. इसको important mark कीजिएगा. Now what is liquidity trap? First scenario, अगर इंटरेस्ट रेट हायर हो तो आप क्या करोगे? इन्वेस्ट करोगे या नहीं करोगे? फर्स्ट पॉइंट, अगर इंटरेस्ट रेट हायर है तो हम इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि डिमांड फॉर मनी विल बी लोअर, राइट. एंड हमने ऊपर देखा था कि अगर इंटरेस्ट रेट लोअर हो तो हमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए, डिमांड फॉर मनी विल बी हायर, राइट. सो व्हेन इंटरेस्ट रेट फॉल्स at very low levels, the expectation is that since interest rate is very low, it cannot go further lower, and that in all possibility it will move upwards. तो अगर इंटरेस्ट रेट एकदम से नीचे जाए तो at that level you should be holding cash, right? But it is expected कि अब इससे नीचे नहीं जाएगा, we are expecting कि यहां से अब ऊपर जाएगा, okay? And यहां से as interest rate rises, the price of bond will fall. The interest rate and price of bond are having inverse relationship. As price falls, there arises risk of capital loss in purchasing bond. Therefore, desire to hold bonds is very low and approaches zero. And demand to hold money in liquid form as an alternative to bond holding approaches infinity. In other words, investor would hold cash savings rather than hold bonds. इसका मीनिंग समझिए. हमने ऊपर क्या लिखा था? अगर इंटरेस्ट रेट राइज हो रहा है तो हमें क्या करना है? इन्वेस्ट करना है. सो डिमांड फॉर मनी विल बी लोअर, राइट. एंड अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है तो डिमांड फॉर मनी विल बी हायर, ज्यादा से ज्यादा आप कैश होल्ड करोगे. ओके, नाउ इफ आई कंसीडर फर्स्ट सिनारियो कि अगर इंटरेस्ट रेट इज वेरी लो, इफ इंटरेस्ट रेट इज वेरी लो, ओके, तो यहां पे हमें क्या करना है? यहां पे हमें मनी होल्ड करके रखना है. यू विल बी होल्डिंग मनी क्योंकि इंटरेस्ट रेट इज लो, इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं होगा, राइट. सो हियर वी कैन से डिमांड फॉर मनी इज हाई, राइट. अब हियर व्हेन इंटरेस्ट रेट स्टार्ट्स राइजिंग, हमने अर्लियर क्या थ्योरी देखी थी? अगर इंटरेस्ट रेट राइज हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? अब इन्वेस्ट करना चाहिए एंड डिमांड फॉर मनी शुड बी लोअर. मतलब यहां पे हमें क्या करना चाहिए? आइडियली हमें होल्ड नहीं करना है, बराबर. बट व्हाट दिस थ्योरी फर्दर इज सजेस्टिंग, दिस इज वन पॉसिबिलिटी कि नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन इंटरेस्ट रेट आर राइजिंग, तो इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप है, राइट. ये जो हमने ऊपर डिस्कस किया है,
दिस इज वन पार्ट. नाउ इट इज अ सेकेंड पार्ट जहां पे देर इज अ पॉसिबिलिटी कि क्या हो सकता है इकोनॉमी में. अर्लियर हमने क्या देखा था कि इंटरेस्ट रेट हायर हो तो डिमांड लोअर होगा, इंटरेस्ट रेट लोअर हो तो डिमांड हायर होगा. तो इसमें से ये जो पार्ट है दैट आई एम कंसिडरिंग फर्स्ट कि अगर इंटरेस्ट रेट लोअर हो तो डिमांड विल बी हायर, हम ज्यादा से ज्यादा कैश होल्ड करके रखेंगे. अब अर्लियर हमने क्या देखा था कि अगर इंटरेस्ट रेट राइज हो रहा है तो हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना चाहिए. बट नाउ देर इज पॉसिबिलिटी दैट पीपल विल थिंक कि जब अब इंटरेस्ट रेट राइज हो रहा है तो बॉन्ड प्राइस क्या होंगे इन कमिंग फ्यूचर. बॉन्ड प्राइस विल इट राइज और इट विल डिक्रीज. इट विल डिक्रीज ना. अभी हमने देखा था कि बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट में देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप. तो पीपल विल एक्सपेक्ट कि बॉन्ड प्राइस अब लोअर होंगे. मींस आज के रेट में सपोज प्राइस चल रही है 1000, अगर इंटरेस्ट रेट राइज होंगे तो आने वाले टाइम में 800 रुपए होगा. राइट. सो जब इंटरेस्ट रेट राइज हो रहा है, अगर हमने इन्वेस्ट किया तो क्योंकि इंटरेस्ट रेट राइज हो रहा है हमें इंटरेस्ट तो मिलेगा हायर रेट से, लेकिन कैपिटल लॉस होगा. सो विद द फियर ऑफ कैपिटल लॉस हियर पीपल विल स्टिल होल्ड मनी. पीपल विल स्टिल होल्ड मनी. मतलब जब इंटरेस्ट रेट लोअर चल रहा था आप होल्ड कर रहे थे, अब इंटरेस्ट रेट राइज हो रहा है तो विद द एक्सपेक्टेशन कि बॉन्ड प्राइस नीचे जाएगी यू विल स्टिल होल्ड मनी. यानी कि अर्लियर यू आर हैविंग लिक्विडिटी, now also you are having liquidity. Now you won't invest with the fear that market price of the bond will come down. तो यहां पे भी अब demand for money is higher. Are you getting? So in such case liquidity trap means what? Whether interest rate is reducing or it is increasing, people are not ready to invest or make investment. Okay. And economy में इकोनॉमी ग्रो होने के लिए जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट होना चाहिए सो दैट मनी विल फ्लो इन द इकोनॉमी. ओके. अगर जो इनकम सर्कुलेट हो रहा है इकोनॉमी में उसमें से अगर हम मैक्सिमम लिक्विडिटी होल्ड कर रहे हैं तो मनी वोंट बी एंटरिंग इनटू इकोनॉमी. मतलब यहां पे लीकेज ज्यादा हो रहा है. आर यू गेटिंग? सो यहाँ पे आरबीआई ने से फॉर एग्जांपल इकोनॉमी में रिसेशन आ रहा है, लीकेज ज्यादा हो रहा है, तो आरबीआई विल वांट कि मनी शुड बी मोर सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी. तो आरबीआई क्या करेगा, बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा. अब बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने के बाद ये एक्सपेक्टेशन था कि आप क्या करोगे, अब इन्वेस्ट करोगे. इन्वेस्ट करोगे मतलब किसी ना किसी कंपनी को फंडिंग दोगे. कंपनी को फंडिंग मिलेगा तो मैन्युफैक्चर करेगी. अगर मैन्युफैक्चर करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे, उनका सेल राइज होगा, ग्रेजुअली इकोनॉमी स्टेबल होगी. ओके. बट हियर ये जो आरबीआई या सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, उसका जो इफेक्ट होना चाहिए था कि इन्वेस्टमेंट बढ़ने चाहिए थे, अब इन्वेस्टमेंट बढ़ ही नहीं रहे. सो स्टिल पीपल आर होल्डिंग लिक्विड फंड्स. So even if RBI take any policy, here economy will be remain at a bottom level only. क्योंकि लीकेज ही ज्यादा हो रहा है, इंजेक्शन इकोनॉमी में हो नहीं रहा. This concept is called as liquidity trap. Have you understood? तो फर्स्ट सिनारियो यहाँ पे is this. ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया हुआ ये कि इंटरेस्ट रेट जब लोअर होंगे तो पीपल विल होल्ड मनी. बट सेकेंड पॉइंट, जब इंटरेस्ट रेट राइज हो रहे हैं तो बॉन्ड की प्राइस फॉल होगी. रीजन, interest rate and price of the bonds are having inverse relationship, and as price falls there is a risk of capital loss. So with the fear of capital loss people will still hold liquid money as an alternative to bond. Okay. So speculative demand money becomes perfectly elastic with the interest rate, and speculative money demand curve becomes parallel to x-axis. Parallel to x-axis means like this. तो इंटरेस्ट रेट भले चेंज हो रहा है या नहीं चेंज हो रहा, जो मनी डिमांड है, जो लिक्विडिटी है, उतना ही मेंटेन करेंगे. वी वोंट बी इन्वेस्टिंग और वी वोंट बी रिड्यूसिंग द इन्वेस्टमेंट. ओके. हम अपने पास होल्ड करके ही रखेंगे. ओके. दिस इज कॉल्ड एज लिक्विडिटी ट्रैप. The empirical evidence of liquidity trap is found during the global financial crisis in 2008 in United States and Europe. Short-term interest rate moved close to zero. Some economists argued that the developed economies were in the liquidity trap. Even tripling of monetary base in US between 2008 and 2011 failed to produce significant effect in the domestic prices. आपने सुना रहेगा ना ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008. तो इन दैट केस जब रिसेशन चल रहा था तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि मनी फ्लो इकोनॉमी में इंक्रीज हो. तो गवर्नमेंट ने मनी सप्लाई जो है वो ट्रिपल टाइम्स इंक्रीज किया. तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि अगर हम ट्रिपल टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं तो मनी फ्लो अगर ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है तो इकोनॉमी स्टेबल होगी. But then as the interest rate were close to zero that time, gradually अगर interest rate increase भी हो रहा है तो उसका impact ये नहीं हो रहा था कि people have started investing.
पीपल जो पैसे आ रहे वो होल्ड करके रख रहे, मींस इकोनॉमी में मनी सर्कुलेट ही नहीं हो रहा। एंड क्योंकि इकोनॉमी में सर्कुलेट हो नहीं रहा, वो जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट मतलब क्या, अभी हमने 2 मिनट पहले देखा था, वेलोसिटी, राइट। अगर मेरे पास पैसे आ रहे हैं तो मैं जब खर्च करूंगा आपके पास जाएंगे, आपसे थर्ड पर्सन के पास जाएंगे, सो मनी विल कीप ऑन सर्कुलेटिंग। इसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। ओके, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट जीरो ही होगा, क्योंकि अब मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मैं खर्च ही नहीं करूंगा, आई विल बी मेंटेनिंग अ लिक्विड फंड्स ओनली। सो बिकॉज ऑफ दिस, जो यूएस गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी कि हम ट्रिपल करेंगे मॉनेटरी बेस, तो इससे इकोनॉमी में ज्यादा सर्कुलेट होगा मनी, बट पीपल वेर नॉट रेडी टू डू द एक्सपेंडिचर, दे वर होल्डिंग द मनी। बिकॉज ऑफ दिस, जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी कि इकोनॉमी रिवाइव होनी चाहिए, उस लेवल पे हुई नहीं, बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज लिक्विडिटी ट्रैप। हैव यू अंडरस्टूड? In such situation, even if monetary authorities increase money supply to stimulate economy, people would prefer to hold money because opportunity cost of holding money is zero. इन्वेस्ट करोगे तो कोई एडिशनल रिटर्न तो मिल नहीं रहा, तो बेटर इट इज आप खुद के पास रखो, राइट। Consequently, excess fund may not be converted into new investments. The liquidity trap is synonymous with ineffective monetary policy. मतलब आरबीआई यहाँ पे कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी ले, उसका बेनिफिट इकोनॉमी को नहीं होगा जब तक ये लिक्विडिटी ट्रैप चल रहा है। हैव यू अंडरस्टूड कंसेप्चुअली दिस पार्ट? पोस्ट किन्शियन डेवलपमेंट इन द थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। ये जो थ्योरीज आए ये किन्शियन के बाद में आए, तो इसको पोस्ट किन्शियन थ्योरी का है। सो आउट ऑफ ऑल दिस, जो किन्शियन थ्योरी थी दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बाकी के जो थ्योरीज है जस्ट बेसिक प्रपोजिशन है यहाँ पे। बाउमल एंड टॉबिन, इन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी। इन्वेंट्री अप्रोच, what has been given in this approach, it was been given कि we should be storing money और we should be storing wealth। जब मनी कंसिडर कर रहे हैं, हमें वेल्थ में स्टोर करना है। ओके, अब वेल्थ में जब स्टोर करोगे तो वी आर अज्यूमिंग देयर आर टू वेल्थ। एक तो आप कैश में स्टोर कर सकते हो, क्योंकि आपका वेल्थ का जो वैल्यू है वो मेंटेन करके रखना है, मिनिमम जो एक्चुअल वैल्यू है वो तो एक्चुअल होना चाहिए, राइट। सो यू कैन मेंटेन योर वेल्थ इन टू फॉर्म्स, वन इज कैश एंड अनदर फॉर्म इज बॉन्ड्स। ओके, और कोई भी इन्वेस्टमेंट, दिस बॉन्ड्स इज रिप्रेजेंटिंग एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स। ओके, सो हियर व्हाट दिस थ्योरी सेज कि अगर आप वेल्थ कैश में होल्ड कर रहे हो तो इसका बेनिफिट क्या होगा, लिक्विड फंड्स होंगे, बट देयर इज कॉस्ट एसोसिएटेड विथ होल्डिंग कैश। कॉस्ट क्या होगी, यू विल बी लूजिंग इंटरेस्ट इनकम। सिंपल वर्ड्स में, कैश मेंटेन करने का वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। इजंट इट राइट? मैंने आपसे कहा कि मैं इमरजेंसी के लिए एक सम मिनिमम अमाउंट मेंटेन कर रहा हूं। अगर मैंने कहीं दूसरी जगह, सिंपल अगर मैंने एफडी भी किया, तो एफडी में सपोजिंग 6% इज द इंटरेस्ट रेट, तो आई कुड हैव अर्न 6%, but I'm losing that 6% by maintaining cash. So that losing of that 6% which I could earn, that is an opportunity cost of maintaining cash. Okay, तो जब आप वेल्थ डिजाइन कर रहे हो, आप जब पोर्टफोलियो डिजाइन कर रहे हो, तो अगर आपको कैश मेंटेन करना है तो आपको ये देखना होगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है। ओके, तो ऑब्वियसली इमरजेंसी फंड के लिए मैंने बहुत बढ़िया अमाउंट रखी नहीं होगी, बिकॉज आई एम नॉट रेडी टू इनकर दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक बेसिक मिनिमम अमाउंट मैंने रखी होगी, राइट। एंड सपोज अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है तो आप क्या करोगे, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करोगे, राइट। तो से कैश में मेंटेन करने से आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो इंटरेस्ट आप लूज कर रहे हो, सपोज वो ज्यादा है, सपोज मार्केट में इंटरेस्ट रेट है 20%, तो हियर वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज 20%। तो आपको क्या करना चाहिए, कम से कम कैश होल्ड करो एंड आपका वेल्थ होना चाहिए बॉन्ड्स में या कोई भी इन्वेस्टमेंट में। बट जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो देयर विल बी ब्रोकरेज कॉस्ट, n number of costs are associated with the investment. A basic common cost we can say brokerage cost, right? तो आपको चेक करना है कि brokerage cost कितना इनकर हो रहा है, and then you have to design a portfolio कि आपको कितना अमाउंट कैश में मेंटेन करना है, कितना बॉन्ड्स में मेंटेन करना है। अगर brokerage cost कम है एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है तो मैक्सिमम ऑफ योर वेल्थ शुड बी इन बॉन्ड्स, ठीक है। अगर ब्रोकरेज कॉस्ट इज वेरी हाई, से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है यहाँ पे 200 रुपए का रिटर्न एंड ब्रोकरेज कॉस्ट इज 190,
तो 10 रुपए कमाने के चक्कर में थोड़ी ना इन्वेस्ट करेंगे. इन दैट केस आवर वेल्थ शुड बी रिप्रेजेंटिंग विद कैश ओनली. आर यू ऑल गेटिंग? सो जब भी आप एक पोर्टफोलियो डिजाइन कर रहे हो, एक वेल्थ डिजाइन कर रहे हो, यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन कैश एंड बॉन्ड्स. कैश मेंटेन करने की या वेल्थ जो आप मेंटेन कर रहे हो इन फॉर्म ऑफ कैश, उसकी कॉस्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज यू आर लूजिंग इंटरेस्ट. लेकिन वो इंटरेस्ट कमाने के चक्कर में अगर अपने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने गए तो वहां पे भले इंटरेस्ट कमाओगे बट देयर विल बी अ ब्रोकरेज कॉस्ट इनकर्ड. तो ब्रोकरेज कॉस्ट भी आपको चेक करना है कितना है. हो सकता है कि आप 200 रुपए इंटरेस्ट कमा रहे हो एंड 250 रुपीज इज द ब्रोकरेज कॉस्ट विच वी आर इनकरिंग. तो कोई पॉइंट नहीं इन्वेस्टमेंट करने का. बट सपोज इफ यू आर अर्निंग 200 एज एन इनकम एंड ब्रोकरेज कॉस्ट इज ओनली ₹2, that time your wealth should be comprising more of bonds. So this is a basic proposition given by these two persons. Okay, so wealth जो आपको डिजाइन करनी है ये either कैश या बॉन्ड में होनी चाहिए. That's it. इतना ही कहा है ये थ्योरी में. तो आइए रीड करते हैं. Baumol 1952 and Tobin 1956 developed a deterministic theory of transaction demand for money, which is known as inventory theoretic approach, in which money or real cash balance was essentially viewed as inventory held for transaction purpose. तो inventory model assumes there are two media for storing value. एक है money and another is interest bearing financial asset. तो यहाँ पे मैंने जो bond लिखा है it is interest bearing financial asset. Okay. Now if you are maintaining money there is a fixed cost, नहीं bonds का दिया हुआ है, fixed cost of making transfer between money and alternative assets. Example brokerage charges. Just as a business keeps money to facilitate their business transactions, people also hold cash balance which involves an opportunity cost in terms of lost interest. तो कैश होल्ड करने की भी कॉस्ट है एंड इन्वेस्टमेंट करने की भी कॉस्ट है. तो आपको पोर्टफोलियो या वेल्थ इस तरह से डिजाइन करना है कि आपका कॉस्ट मिनिमम रहे. ओके, रीड दिस पॉइंट. ये तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो रीड कीजिए. सारे जो पॉइंट्स है ना बेसिक पॉइंट्स है कॉमन सेंस वाले. ये अगर थ्योरी भी नहीं होती तो भी हमें पता रहता ना कि अगर आप सपोज 1500 रुपए कमा रहे हो उसमें से 500 रुपए सेव करने जा रहे हो तो 1000 रुपए आप इन्वेस्ट करोगे तो 1000 रुपए पे कितना रिटर्न मिलेगा वो चेक करोगे. एंड सपोज 1000 रुपए पे रिटर्न मिलने वाला है 100 रुपीज एंड ब्रोकरेज कॉस्ट हमें 150 रुपए इनकर करना पड़ रहा है. तो वी वोंट बी इन्वेस्टिंग. बेटर इट इज वी विल होल्ड विद आवरसेल्फ. राइट. सो डिमांड फॉर मनी विल गेट इन्फ्लुएंस. बट ये थ्योरी एज अ मेंशन किया हुआ है बट दीज आर जस्ट बेसिक कॉमन सेंस ओनली. ओके, किसी भी पर्सन ने थोड़ी ना थ्योरी स्टडी किया रहेगा. वी एज अ सीए वी आर हैविंग इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट तो हम थ्योरी स्टडी करें. धीरूभाई अंबानी ने थोड़ी ये स्टडी किया रहेगा बट एज अ कॉमन सेंस किसी भी पर्सन को ये पता रहेगा. राइट. बट एज इट इज देयर इन योर सिलेबस वी हैव टू रीड. बट देन इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो क्या लिखना है आपको समझना है. ओके, तो मोस्टली जो पॉइंट्स नोट्स में एज इट इज लिखना है आपको. ओके, इट इज इन कंसाइज फॉर्म ओनली. आपके मॉड्यूल में एक्सप्लेनेशन ढेर सारा एक एक दो दो पेजेस का एक्सप्लेनेशन है दैट आई हैव रिड्यूस्ड. जो रिलेवेंट पॉइंट है वो मैंने रखा है यहाँ पे. तो कोई भी टॉपिक पे अगर क्वेश्चन आया तो जैसे नोट्स में लिखा है एज इट इज लिखो आप. ओके, तो बेसिकली पोर्टफोलियो डिजाइन करते टाइम यू हैव टू सी कि व्हाट शुड बी योर पोर्टफोलियो इन सच अ मैनर की कैश एंड बॉन्ड में आपकी कॉस्ट मिनिमम हो. ओके, सो दिस इज द क्रक्स. अजून एक आहे थेरी, अजून आहे दोन आहेत. डन सो फार. नेक्स्ट इज फ्रेडमैन्स रीस्टेटमेंट थ्योरी और फ्रेडमैन्स रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी. याद है आपको क्वांटिटी थ्योरी शुरुआत में जो कहा था उसमें हमने लिखा था कि सप्लाई एंड डिमांड ऑफ मनी शुड बी सेम. ओके, फ्रेडमैन ने कहा कि जो डिमांड ऑफ मनी है वो सिर्फ सप्लाई या इनकम पे डिपेंड नहीं करेगी. हाँ, इनकम पे डिपेंड करेगी बट ही सेड कि दिस डिमांड फॉर मनी
जैसे यहां पे हमने देखा था कि एक्चुअल हमें फोकस करना है वेल्थ, तो फ्रेडमैन ने कहा कि डिमांड फॉर मनी इज अ फंक्शन ऑफ वेल्थ, and to represent wealth he said we will be considering in income only. Okay, so simple words mein what Friedman is saying कि your demand for money indirectly depends upon income. Okay, and here we are considering income as an wealth. तो ये income और wealth is represented by 5 things. First, कि आप कितना पैसा एज अ मनी होल्ड करोगे. ओके, सो हाउ मच एक्चुअल मनी यू विल बी होल्डिंग. Second, your wealth will be representing how much amount you will be investing in bonds, that is interest मिले आपको. Third, how much you will be investing into your equity shares, right? Fourth, physical capital यानी कि plant and machinery etc etc. And fifth, human capital. अब human capital मतलब क्या? से आपका knowledge, आपकी CA डिग्री, this is your human capital only, right? So demand for money is a function of wealth. अब wealth में क्या क्या लिखे? So Friedman has said कि wealth is determined by my income only. तो income will be comprising this part. मतलब आपका जो demand of money है that will get influenced by how much money you should be holding, how much investment you have to do in bonds, how much investment you have to do in equity shares, then physical capital में कितना करना है, and then human capital, that is knowledge, productivity etc etc. Okay, so these are the actual wealth which this Friedman is saying. Okay, so here we can see a nominal demand for money, इसको अंडरलाइन कीजिए. Nominal demand for money is a function of total wealth which is represented by permanent income divided by discount rate. मतलब हम present value income की बात कर रहे हैं. Okay, which is defined as average return on 5 assets class in monetary theory, namely money, bond, equity, physical capital and human capital. So we can say demand for money is dependent on all these assets and उसके ऊपर जो इनकम हो रहा है उसके बेसिस पे अगेन डिमांड फॉर मनी इन्फ्लुएंस होगा. क्या सिर्फ इसके ऊपर इन्फ्लुएंस होगा? आंसर इज नो. अपार्ट फ्रॉम दिस इट विल बी ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय प्राइस लेवल, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अगर प्राइस लेवल हायर हो तो डिमांड फॉर मनी विल बी हायर. तो सेकेंड थिंग इज अ प्राइस लेवल. So if price level rises, the demand for money increases and vice versa. Third, it will also depend on opportunity cost of money holding, that is जो bonds and interest rate का हमने discussion किया था that. And fourth, it will be influenced by inflation. If positive inflation rate is there, the real value of money balances, thereby increasing opportunity cost of money holdings. Okay, so we can write here as an equation. तो वहीं पे नोट्स में लिख सकते हो आप. डिमांड फॉर मनी is equal to function of returns on asset. ब्रैकेट में इसको हम कहेंगे परमानेंट इनकम. कौन से एसेट्स? उसके नीचे लिखिए मनी, बॉन्ड, इक्विटी, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल मतलब नॉलेज, प्रोडक्टिविटी एक्सेट्रा. दिस इज वन पार्ट. प्लस it also depends on price level, existing price level. and यहाँ पे there is a positive relationship plus opportunity cost plus
इन्फ्लेशन। मतलब ये सारे फैक्टर्स के बेसिस पे डिमांड फॉर मनी विल बी डिसाइडेड। अब जहां जहां इन्वेस्ट करोगे उसमें से इनकम कितना हो रहा है, सेकेंड प्राइस लेवल कितनी है, देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इनकर कितना कर रहे हैं बाय होल्डिंग मनी, एंड देन इन्फ्लेशन रेट कितना है। ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करेंगे कि कितना मनी आपको होल्ड करना है। ओके, दिस द इक्वेशन। तो वहीं पे या नोटबुक में कहीं पे भी जगह, जहां पे जगह, यू कैन राइट एज अ इक्वेशन ऑफ दिस थियोरी। ओके, सो सिंपली व्हाट वी हैव डन, ये जो लिखा है कि नॉमिनल डिमांड फॉर मनी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय और इज अ फंक्शन ऑफ, तो हमने फॉर्मूला मैनर में लिखा है। ओके, राइटिंग done. This brings us at last theory of this chapter. Liquidity preference as behavior towards risk. Done. Last theory, demand for money as a behavior towards risk. So basically here in this theory, जब आप वेल्थ क्रिएट करोगे यू हैव टू कंसिडर रिस्क रिवॉर्ड रिलेशनशिप। ओके, जब भी आप वेल्थ क्रिएट करोगे यू हैव टू सी द रिस्क रिवॉर्ड। मींस एज वी हैव सीन कि जब आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हो तो आइदर यू शुड बी होल्डिंग मनी और यू शुड बी मेकिंग इन्वेस्टमेंट। तो से इफ यू आर होल्डिंग इन मनी फॉर्म तो यहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है। सो क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है यू शुड बी शिफ्टिंग योर इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स एनी इन्वेस्टमेंट। इट कैन बी बॉन्ड्स, इट कैन बी शेयर्स। बट जब आप इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करोगे से कोई भी इक्विटी शेयर्स बॉन्ड एक्सेट्रा, तो हियर रिस्क विल बी हायर, राइट, एंड हियर वी कैन से रिस्क इज वेरी लोअर, बराबर, एंड हियर इंटरेस्ट इनकम विल बी हायर। तो टू मेंटेन बैलेंस कि आपको रिस्क कितना लेना है। इफ यू आर रेडी टू टेक रिस्क देन यू शुड बी होल्डिंग मोर ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट टाइम demand for money will come down. But there are some people who are risk averse. Risk averse means they are avoiding risk. So in such case you will be holding more money, that time demand for money will increase. Have you understood? बस इतना ही है। So we'll see in his classic article liquidity preference as a behavior towards risk। तो इस थ्योरी का अल्टरनेटिव नाम क्या है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस एज बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क, व्हिच वाज बीन रिटन इन 1958। टॉबिन established the theory of risk avoiding behavior of individuals. According to Tobin, optimal portfolio structure is determined by risk reward characteristics of different assets and test of the individual in maximizing his utility consistent with existing opportunities। मीन्स कौन से अपॉर्चुनिटीज हैं वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मल्टीपल टाइम्स वेन एवर वी आस्क योर फ्रेंड कि हाँ इस मार्केट में या शेयर प्राइस में अभी अपॉर्चुनिटी आप इन्वेस्ट करो, तो मेनी पीपल आर नॉट रेडी टू डू इन्वेस्टमेंट बिकॉज हियर इवन इफ दे फील कि अपॉर्चुनिटी है बट दे डोंट वांट टू टेक रिस्क, राइट। An individual would hold a portion of his wealth in form of money in the portfolio because rate of return on holding money was more certain than the rate of return on holding interest earning assets and until no capital gains or loss। तो here we will be holding more in form of money जब risk ज्यादा हो। okay, it is riskier to hold alternative assets vis-a-vis holding interest just money alone because government bonds and equities are subject to market price volatility। okay, normally government bonds are not that volatile, मोस्टली गवर्नमेंट बॉन्ड्स के केस में अश्योरिटी रहती है, बट फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। अब श्रीलंका जैसे हालत हो तो गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं देने के लिए, तो जिन्होंने भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके रखे एंड सपोज इफ दे वांट लिक्विडिटी गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू पे देम। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ही पैसे नहीं है, राइट। तो while money is not means प्राइस वोलेटिलिटी सिक्योरिटीज में रहेगी, मनी के केस में तो प्राइस वोलेटिलिटी का सवाल ही नहीं आएगा। सो बॉन्ड्स पे एन एक्सपेक्टेड रिटर्न आर, but as assets they are unlike money because they are risky and their actual return is uncertain। तो जो इन्वेस्टमेंट करोगे
स्पेसिफिकली अगर शेयर मार्केट की हम बात करें तो वी आर एक्सपेक्टिंग 20-30%, बट दैट इज टोटली रिस्की। हो सकता है कि 20%-30% रिटर्न मिलने के बजाय हमें लॉस इनकर करना पड़ रहा है, राइट? And their actual return is uncertain. Despite this, individual will be willing to face this risk because of expected return. So from the alternative of financial assets exceed that money. So overall expected return on the portfolio would be higher if portfolio were all bonds, but an investor who is risk aware will be willing to exercise a trade-off and sacrifice some extent the higher return for reduction in risk. Means he will be ready to sacrifice return in trade-off। मतलब क्या? अगर रिस्क ज्यादा ले रहे हो तो पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न इज ऑल्सो हाई, राइट? एंड अगर रिस्क इफ यू आर मिनिमाइजिंग देन रिटर्न इज ऑल्सो मिनिमम, राइट? तो यहां पे लिक्विडिटी हाइयर होगी, मनी आपके पास ज्यादा होगा, राइट? सॉरी, रिस्क हाई मींस लिक्विडिटी कम होगी एक्चुअली, ओके? एंड हियर इफ यू डोंट वांट टू गेट इन्वेस्टमेंट तो लिक्विडिटी यहां पे हाई होगी। सो अगर आपको ज्यादा लिक्विडिटी मेंटेन करनी है तो रिटर्न सैक्रिफाइस करना होगा, एंड अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो लिक्विडिटी सैक्रिफाइस करना है। इसको हम कहते हैं ट्रेड ऑफ, ओके? An increase in the interest rate can be considered as increase in payment received for undertaking risk. His analysis implies that the demand for money as a store of wealth will decline with increase in the interest rate. ये सेम प्रिंसिपल है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो डिमांड फॉर मनी विल रिड्यूस। Tobin's analysis also indicates that uncertainty about future changes in bond price and hence risk is involved in buying bonds, and it may be determinant of money demand. So Tobin theory implies the demand for money as a store of wealth depends negatively on interest rate. तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इंटरेस्ट रेट एंड डिमांड फॉर मनी का इनवर्स रिलेशनशिप है। सेम थिंग इज बीन गिवन, ओके? हैव यू ऑल अंडरस्टूड सो फार? ये थ्योरी आपको आज जाके रीड करनी है, ओके? मनी सप्लाई हम पेंडिंग रख रहे हैं, एक्चुअली विल बी फर्स्ट स्टार्टिंग विद द मनी मॉनेटरी पॉलिसी। कैन वी स्टार्ट नाउ? आपका एसएम का क्लास कब है? 5:30 है ना, तो वी कैन स्टार्ट। कम टू मॉनेटरी पॉलिसी। चैप्टर 3 यूनिट 3 मॉनेटरी पॉलिसी। अब इसमें हम सीआरआर डिस्कस करेंगे, एसएलआर डिस्कस करेंगे, रेपो, रिवर्स रेपो डिस्कस करेंगे, जो आपको ऑलरेडी पता रहेगा, आई होप सो। पता है ना आपको? तो एज एन मॉनेटरी पॉलिसी, चलिए पहले तो जनरलाइज डिस्कशन करते, देन विल स्पेसिफिकली रीड, ओके? एज एन मॉनेटरी पॉलिसी, सपोज अपनी इकोनॉमी रिसेशनरी फेज में, रिसेशन में, तो आरबीआई सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो टाइमिंग इग्नोर करते हैं, रेपो एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या क्या चेंजेस करेंगे सो दैट इकोनॉमी को रिसेशनरी फेज से रिवाइव करने के लिए। पहले तो मुझे बताइए, सीआरआर एसएलआर पता है आपको? इज इट रिक्वायर्ड टू डिस्कस? जस्ट ब्रीफली टेल। सपोज ये बैंक है, बैंक के पास 100 रुपीज एज अ डिपॉजिट आ रहे। बैंक का बिजनेस क्या होता है? लोगों से डिपॉजिट कलेक्ट करना एंड देन गिविंग इट ऑन लोन, राइट? सपोज 100 रुपीज डिपॉजिट आ रहे हैं, तो 100 रुपीज दे कैन यूज फॉर गिविंग लोन, बट आरबीआई ने मैंडेटरी किया हुआ है कि इसका 5%, फॉर एग्जाम्पल, एग्जैक्ट 5% है, इट विल कीप ऑन चेंजिंग, बट मोटा मोटी 5% के आसपास है। तो बैंक अपने डिपॉजिट का 5% आरबीआई के पास पैसे रिजर्व करके रखेगा, ओके? मींस अगर 100 रुपीज डिपॉजिट आ रहा है तो 5 रुपए हमें आरबीआई के पास रिजर्व रखना है, एंड ये डेली आपको चेक करना रहता है कि आज अगर मेरा एकदम से डिपॉजिट इंक्रीज हो तो इमीडिएटली आई हैव टू इंक्रीज द सीआरआर, ओके? सो दिस इज द अमाउंट विच आई विल बी मेंटेनिंग विद आरबीआई एज एन रिजर्व। सिमिलरली एसएलआर, सपोज एसएलआर 20% के आसपास है, तो अगर 100 रुपीज डिपॉजिट आ रहा है, उसमें से 5 रुपए तो हमने आरबीआई के पास रखे, अब 95 बचे। 95 में से 20 रुपीज हमें खुद के पास लिक्विड फंड्स में मेंटेन करने होते हैं।
अब आरबीआई ने स्पेसिफाई किया है लिक्विड फंड मतलब आप कहाँ का इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बैंक को लॉस हो रहा है, क्योंकि जो 100 रुपीज हमने डिपॉजिट के तौर पे लिया हुआ है उनके ऊपर हमें तो इंटरेस्ट देना है, राइट। 5 रुपए जो हम आरबीआई के पास रख रहे हैं उसके ऊपर कोई नॉमिनल रिटर्न नहीं मिलता, आपको ज्यादा नहीं मिलता, एक नॉमिनल रिटर्न मिलता है, ओके। एंड अगर आप कह रहे हो कि 20 रुपीज भी लिक्विड फंड्स आप मेंटेन करो, अपने बैंक में डिपॉजिट करके रखो, तो इन दैट केस द बैंक विल बी इनकरिंग लॉस। तो आरबीआई ने स्पेसिफाई किया है कि कौन से फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि म्यूचुअल फंड का एक लिक्विड फंड होता है। लिक्विड फंड मतलब आप कभी भी वो पैसे विड्रॉ कर सकते हो, इट इज लाइक अ सेविंग अकाउंट ओनली। तो सेविंग अकाउंट में आपको रिटर्न कितना मिलता है, 3% के आसपास, लिक्विड फंड में 5% के आसपास मिलता है, ओके। देन गवर्नमेंट के शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ओके, और सम गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो आरबीआई ने स्पेसिफाई किया है, या से अदर कमर्शियल बैंक के पास आप एफडी रख सकते, एफडी नहीं, डिपॉजिट रख सकते हो आप, ओके। सो सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज आर बीन स्पेसिफाइड बाय आरबीआई। तो ये 20 रुपीज आपको इनमें से किसी ना किसी फंड में इन्वेस्ट करके रखना है, ओके। तो ये खुद के पास होंगे एज अ लिक्विड फंड, जब भी फंड की रिक्वायरमेंट होगी तो हम विड्रॉ करके अपने डिपॉजिटर्स को वापस देंगे। तो आरबीआई के पास कितना बचा, सॉरी बैंक के पास कितना बचा, 75 रुपीज। दिस अमाउंट दे कैन गिव इट एज लोन, ओके। रेपो रेट क्या होता है, रीपर्चेस रेट बेसिकली इसको हम कहते हैं। तो ये रेपो रेट, व्हाट इज कंसेप्चुअली रेपो रेट, से कमर्शियल बैंक एंड आरबीआई। अब कमर्शियल बैंक के ओनरशिप में गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये शॉर्ट टर्म के एसेट्स होते हैं, ओके। सपोज बैंक के पास से 100 लाख रुपीज है लोन देने के लिए, लेकिन बैंक के पास लोन की डिमांड आ रही है 120 लाख की। अब बैंक के पास 20 लाख तो फंड है नहीं देने के लिए, तो अब बैंक क्या करेगा, ऑब्वियसली ये लोन जो डिमांड है वो तो हम कैंसिल नहीं कर सकते, बिकॉज बैंक का तो ये मेन बिजनेस है, राइट। तो अब बैंक क्या करेगा, ये जो उनके गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके रखा है, दैट विल बी हैंडेड ओवर टू आरबीआई, ओके। यहाँ पे सेल नहीं कर रहा है एक्चुअली, यहाँ पे एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए हम आरबीआई के पास एज एन एग्जांपल गिरवी रखते हैं, okay, so we are giving it to RBI with the condition that we will take back after specific period, okay। so simple words में we are giving this as a security, तो RBI ये security repurchase कर रहा है as like, okay। इसका actual जो rate होता है, ठीक है, say for example इसकी वैल्यू है 100 रुपीज, okay। तो RBI क्या करेगा, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 100 रुपीज के रीपर्चेस करेगा एंड उसका फंडिंग देगा बैंक को, ओके। जो रेपो रेट होता है, जो इंटरेस्ट रेट, इट इज एडजस्टेड इन अमाउंट, यानी कि यहाँ पे 100 रुपीज के ले रहे तो 95 रुपीज देंगे, मींस 5% इज सपोज रेपो रेट। दिस इज द टेक्निकली हाउ इट वर्क्स। कंसेप्ट समझने के लिए बस आपको इतना याद रखना है कि आरबीआई को, सॉरी, कमर्शियल बैंक को अगर लोन चाहिए, क्योंकि हमें आगे जाके पैसे डिसबर्स करने, तो लोन चाहिए तो कहां से लेंगे, आरबीआई से लेंगे, ओके। तो आरबीआई का जो पैसे डिसबर्स करेगा, दे विल बी टेकिंग दिस सिक्योरिटीज एंड इन रिटर्न ऑफ दिस सिक्योरिटीज दे विल गिव द लोन, एंड ऑन दिस लोन दे विल चार्ज सम इंटरेस्ट रेट। इस इंटरेस्ट रेट को हम कहते हैं रेपो रेट, ओके। सो रेपो रेट मींस सिंपल वर्ड्स में कमर्शियल बैंक आरबीआई से जो लोन ले रही है उसके ऊपर अब ये बैंक को इंटरेस्ट पे करना होगा, ओके। दैट रेट इज रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, उसका उल्टा होगा। हो सकता है बैंक के पास 100 लाख फंड है एंड लोन की रिक्वायरमेंट है 70 लाख, अब 30 लाख अपने पास आइडल फंड्स है, तो बैंक क्या करेगा, आरबीआई के पास पैसे जमा करके रखेगा, ओके। एंड ऑन दिस 30 लाख दे आर गिविंग से 3% एज रिटर्न। ऑब्वियसली रिवर्स रेपो रेट लोअर होगा एज कंपेयर टू रेपो रेट, नहीं तो आरबीआई नुकसान में जाएगी, राइट। क्योंकि आप जब लोन ले रहे हो तो से 3% चार्ज कर रहे हो, आरबीआई पैसे देगी तो 5% देगी, तो लॉस में जाएगा। तो हियर रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई यहाँ पे 3% इंटरेस्ट पे करेगा कमर्शियल बैंक को, ओके। हैव यू अंडरस्टूड मीनिंग ऑफ रिवर्स रेपो रेट? एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन मींस गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटीज होते हैं, गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं, मार्केट में सेल करना या बाय करना किसका काम होता है, आरबीआई का काम होता है, ओके। गवर्नमेंट ने सिर्फ ये कहा कि हमें इतना फंड चाहिए, तो अब फंड प्रोक्योर कैसे करके देंगे, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज इशू करेंगे एंड मार्केट में सेल करना, ये आरबीआई विल लुक आफ्टर इट। और सपोज गवर्नमेंट वांट्स टू नाउ रीपे दैट अमाउंट, तो आरबीआई विल परचेज बैक दैट सिक्योरिटीज। तो इन ओपन मार्केट ऑपरेशंस it will come ki government securities either are purchased or sold. Now we'll come back to our discussion.
अगर इकोनॉमी जा रही है रिसेशनरी फेज में तो आरबीआई यहां पे क्या क्या चेंजेस करेंगे। ऑलरेडी इकोनॉमी अपनी रिसेशन फेज में है, तो टू रिवाइव दिस इकोनॉमी आरबीआई सीआरआर, एसएलआर, रेपो एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें क्या क्या चेंजेस करेगी। चेंज इन द रेसेंस रेट में चेंज करना है हमें, तो बताइए मुझे सीआरआर इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। इट विल रिसेशन में इकोनॉमी, तो रिसेशन मतलब मनी इज नॉट फ्लोइंग इन द इकोनॉमी, तो अब आरबीआई का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा मनी फ्लो हो इकोनॉमी में, बराबर। तो यहां पे सीआरआर मतलब क्या, सीआरआर अगर इंक्रीज हो तो बैंक का जो लेंडिंग कैपेसिटी है, लोन देने की कैपेसिटी, वो कम आएगा, राइट। अब आरबीआई चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा बैंक लोन दे सो दैट मनी विल फ्लो इन द इकोनॉमी, क्योंकि रिसेशन फेज में मनी इज ऑलरेडी वेरी लेस इन इकोनॉमी। ओके, सो अगर बैंक आरबीआई सीआरआर कम करेगी तो इससे क्या होगा, बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन दे सकती है, राइट। कलेक्टिवली दोनों का सपोज रेट है 25%। ओके, तो सपोज बैंक के पास 100 करोड़ डिपॉजिट आ रहे हैं, तो करंट सिनारियो में 75 करोड़ दे कैन गिव इट एज लोन। बट सपोज आरबीआई ने ये 25% से नीचे लेकर के 15% कर दिया, सीआरआर ने एसएलआर दोनों में चेंज कर दिया। अब बैंक 100 करोड़ के डिपॉजिट में से 85 करोड़ का लोन दे सकती है, तो 10 करोड़ फाइनेंस इज इंक्रीज इन द इकोनॉमी, राइट। एंड इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, मींस सपोज 85 करोड़ मैंने एक बिजनेस सेक्टर में अगर लोन लिया हुआ है, तो मैं मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा। बिजनेस में इन्वेस्ट मतलब क्या, मुझे प्लांट एंड मशीनरी परचेस करनी होंगी, सो दैट मनी विल बी गिवन टू अनदर कंपनी। तो वो क्या करेंगे, उनके बैंक में डिपॉजिट करेंगे, तो बैंक क्या करेगा, वो पैसे लेकर के अगेन क्रेडिट देगा किसी न किसी को, तो वो पर्सन वो यूज करके कुछ ना कुछ तो एसेट्स परचेस करेगा, सो दिस मनी विल कीप ऑन फ्लोइंग इन द इकोनॉमी। तो एक अगर मनी से फॉर एग्जांपल 100 रुपीज अगर बैंक क्रेडिट इंक्रीज करे, तो एक्चुअल इकोनॉमी में मनी सप्लाई सपोज 500 से इंक्रीज होगा। 500 से कैसे, अगर मैं लोन ले रहा हूँ 100, तो मैं मेरे बैंक में डिपॉजिट करूंगा करंट अकाउंट में, बराबर। तो करंट अकाउंट से पैसे बैंक क्या करेगी, वो फंड यूज करके किसी थर्ड पर्सन को लोन देगी, तो दिस सर्कुलेशन विल इंक्रीज। इसको हम कहते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर, डिटेल में आगे जाके डिस्कस करेंगे। ओके, हैव यू अंडरस्टूड जस्ट ब्रीफली। तो यहां पे अगर हमने सीआरआर एंड एसएलआर डिक्रीज किया तो मोर मनी विल फ्लो इन द इकोनॉमी, इससे बिजनेस सेक्टर को बेनिफिट होगा। सिमिलरली रेपो रेट भी कम करेंगे, राइट, क्योंकि अगर बैंक का कॉस्ट कम आ रहा है देन ओनली दे विल बी एबल टू गिव इट एट लोअर रेट टू पीपल। ओके, रेपो रेट अगर इंक्रीज किया तो बैंक की कॉस्ट ऑफ बोरिंग इंक्रीज हो रही है, सो दे विल चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट और पीपल। ओके, एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई क्या करेगी, यहां पे आरबीआई विल परचेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। RBI will purchase यहाँ पे government securities so that, and they will make it attractive. Suppose the redemption value is 100, they will say कि we are purchasing at premium, say 130 पे हम purchase कर रहे हैं। Okay, so people will see कि now redemption value is very attractive, so people will be ready to give their investment and they will get 130 rupees as an example. Okay, तो इससे क्या हो रहा है, more money is infused in the economy. Okay, exactly vice versa will be when economy is in expansion phase या inflationary phase। expansion या inflationary phase में now money is more circulated in the economy, already excess money है जिसकी वजह से inflation is rising। okay, so now exactly उल्टा करेंगे, now RBI की पॉलिसी क्या रहेगी, to absorb that money from the economy। okay, यहाँ पे normally जब इकोनॉमी एक्सपांशनरी या इन्फ्लेशनरी फेज में है तो गवर्नमेंट भी फिस्कल पॉलिसी अंडरटेक करेगा, आरबीआई भी मॉनेटरी पॉलिसी अंडरटेक करेगा। ओके, फिस्कल पॉलिसी क्या करेगा, वो दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। एक्सपांशन फेज में गवर्नमेंट क्या करेगा, उनके एक्सपेंडिचर कम करेगा, टैक्सेस बढ़ाएंगे, राइट। सिमिलरली सेम टाइम आरबीआई क्या करेगा, सीआरआर इंक्रीज करेगा, एसएलआर इंक्रीज करेगा, सो दैट बैंक की जो लेंडिंग कैपेसिटी वो कम आएगी, सो लेस मनी विल बी फ्लोड इन द इकोनॉमी, राइट। सिमिलरली रेपो रेट विल बी इंक्रीज्ड एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन में अब आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई विल सेल सिक्योरिटीज। ओके, क्योंकि जब हम सेल कर रहे हैं तो पीपल आर इन्वेस्टिंग, सो दे आर वी आर collecting funds from them, so we are absorbing that excess liquidity from the people। okay, so these are some of the monetary policy, बस यही देखना है। have you understood? तो monetary policy में specifically CRR, SLR, repo, open market operation आएंगे, and apart from this there are some other marginal standing facility। मतलब रेपो रेट के ऊपर अगर बैंक को बोरो करना है, मींस
बैंक के पास जो सिक्योरिटीज है से 100 lakhs की है, ओके तो ये 100 lakhs की सिक्योरिटी हैंड ओवर करेगा आरबीआई को, एंड आरबीआई विल पे देम 100 lakhs एट एन इंटरेस्ट ऑफ 5%, लेकिन बैंक को फंडिंग रिक्वायरमेंट वाज सिर्फ 150 lakhs, ओके तो रेपो रेट से तो 100 lakhs प्रोक्योर करेंगे, प्लस एडिशनली बैंक उनको फंडिंग करेगी 50 lakhs. This will be the separate facility which RBI will be given, that is called as marginal standing facility. तो उसके बारे में बाद में समझेंगे, but these are the common tools which or instruments which RBI will be using. Okay, so here what are monetary policy framework and organizational structure of monetary policy decisions. तो monetary policy मतलब क्या, यहाँ पे we are using instruments which are at the disposal of central bank to regulate availability, cost and use of money and credit to promote economic growth, price stability, optimum levels of output and employment. ये just objectives है, okay? तो मॉनेटरी पॉलिसी मतलब इंस्ट्रूमेंट जिससे कि हम इकोनॉमी, सिंपल वर्ड्स में एक स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखें, ओके? इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. तो व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, एक्चुअली इट इज बीन गिवन ओवर हियर. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि प्री किंचन में क्या था एंड आफ्टर किंचन में क्या था, लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो विल बी राइटिंग दिस पार्ट. So what are objectives of monetary policy? Maintenance of economic growth, ensuring an adequate flow of credit to productive sectors, sustaining a moderate structure of interest rate and encourage investments, and creation of efficient market for government securities. तो जब आरबीआई एक मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करेगी तो दे विल सी कि क्या इस पॉलिसी की वजह से इकोनॉमी ग्रो हो रही कि नहीं. सिमिलरली गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज के लिए दे शुड बी क्रिएटिंग अ गुड मार्केट एज सच, ओके, एंड अ प्रॉपर फ्लो ऑफ क्रेडिट इज फ्लोइंग इनटू प्रोडक्टिव सेक्टर्स, मतलब जहां जहां उनको फ्लो ऑफ मनी इंक्रीज करना है दे विल चैनलाइज द फंड्स, ओके, एंड your interest rate they have to maintain so that investments will be encouraged. There are several activities. जब आरबीआई रेपो रेट चेंज करेगी तो यहाँ पे हमने सिंपल टर्म्स में कंसिडर किया कि इकोनॉमी अगर रिसेशन में या एक्सपांशन फेज में, बट ये दो फैक्टर्स कंसिडर नहीं करने होते. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अदर फैक्टर्स जो इंपैक्ट कर सकते हैं इकोनॉमी पे, ओके उतना डिटेल में अपने सिलेबस में है नहीं तो डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलराइट, बट दिस 4 पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर. इसके ऊपर 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. Multiple times the question has been asked. अब ये जो remaining part है analytics of monetary policy, this will require considerable time. Okay, so all these points I want to discuss simultaneously. इसमें से मुझे point आधा अधूरा नहीं करना है. So that will continue tomorrow. Okay, so tomorrow 3 से 5 बजे तक ही लेना होगा. Okay, so tomorrow we'll conclude with this. ये एक टॉपिक है, and जो money supply that will require 40-45 minutes, and ये टॉपिक will require 40-45 minutes, and then पॉसिबल हो तो मोहित सर का क्लास होने के बाद वो जो लास्ट टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेंगे. ओके, बट टुमारो विल कंप्लीट दिस. ऑलराइट, सो विल कंक्लूड फॉर नाउ.